सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास एक वो पॉइंट है जहाँ पे सारा का सारा वेट एज्यूम किया जाता है कि कंसंट्रेटेड है। पहली बार क्या कहा, एज्यूम किया जाता है। ये पॉइंट आउटसाइड द ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इनसाइड द ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब जैसे इसको देखो मार्कर को, इस मार्कर को अगर आप देखोगे तो होगा क्या कि अगर इस मार्कर पे एक बार में इधर फोर्स लगाऊं और एक बार इधर फोर्स लगाऊं, ये यूं घूम जाएगा, हाँ या ना, यूं फोर्स लगाऊं घूम जाएगा। एक ही सिचुएशन में नहीं घूमेगा, अगर दोनों फोर्स एक ही जगह से लगाओ तो नहीं घूमेगा। ऐसे आप देखो, अगर मैं इस पे इस फिंगर से ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊं तो ये घूम रहा है, इसका मतलब mg और कहीं पे लग रहा है, इधर रखूं तो ये इधर जाएगा तो mg इधर लग रहा होगा, इसलिए ये इधर घूम रहा है। वो पॉइंट आ जाए जब ये घूमना बंद कर दे, इसका मतलब इसका mg भी कहां फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, इसी पॉइंट पे एकदम नीचे की तरफ, हाँ या ना। तो इसका मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि mg सारा का सारा फोर्स इसी पॉइंट पे लगा रहा है, जैसे मैं फिंगर से सारा का सारा फोर्स इसी पॉइंट पे लगा रहा हूं, इसलिए नहीं घूम रहा। जैसे इसको ऑफ सेंटर करूंगा ये घूम जाएगा, जैसे मैं इससे इधर ले जाऊंगा फिर से घूम जाएगा। कब नहीं घूमेगा ये है, जब ये पॉइंट कहां पे हो। अब देखो, अगर मैं इस कैप को हटा दूं, अभी तो ऐसा लग रहा है ना कि ग्रेविटी सारा का सारा फोर्स इसी पॉइंट पे लगा रही है। अगर मैं इसको अलग कर दूं तो जब ग्रेविटी सारा फोर्स इसका इसके ऊपर लगा रही थी तो इसमें से कुछ लगा नहीं रही होगी, तो इसको छोड़ दो तब तो ये नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अब सुनो, वॉल्यूम वाला बटन टूट गया, ठीक है। सुनो अब इधर जाओ। तो इस पॉइंट पे अगर देखा जाए, इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है, अगर सारा वेट इसी पॉइंट पे लग रहा होता तो फिर ऐसे अगर मैं इस कैप को अलग कर देता तो ये कैप भी यहीं रुका रहना चाहिए था, क्योंकि सारा वेट तो इस पॉइंट पे लग रहा है। तो ये चीज क्या चली जाती है, नीचे चली जाती है। इट मींस ये ऐसा नहीं है। इसका लॉजिक ये है कि अर्थ इस पे हर पॉइंट पे फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ, लेकिन उन सबका रिजल्टेंट है ना वो यहाँ पे लग रहा है। क्या लॉजिक समझ में आया। फिर एक चीज और देखो, मान लो ये मार्कर, इस मार्कर को अगर मैं ऊपर फेंकूं तो इस कैप की मोशन को देखना, तो इस कैप का जो मोशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, हाँ यार। जबकि इसके ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है एम की, लेकिन तुमने देखा अगर सिर्फ एम की फोर्स लगता है तो पार्टिकल का मोशन या तो स्ट्रेट लाइन हो गया पैराबोलिक ऊपर, अभी कुछ अलग ही टाइप का हो गया, है ना। सिर्फ ये एक फोर्स लगने से ऐसा मोशन हो नहीं सकता इसका। तो क्लियर एक बात है कि अगर आप एक काम करते कि इसका जो आपने सेंटर ऑफ मास लोकेट किया ना वहां पे एक एलईडी बांध देते, है ना, और उस एलईडी को ऑन कर देते और लाइट बंद कर देते, फिर तुम इसको फेंकते तो उस एलईडी का मोशन कुछ ऐसा दिखाई देता जैसे कि एक पार्टिकल का मोशन। अब हमारे पास क्या है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के ऊपर भी लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करना है आपको। तो आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, दैट इज व्हाट, सेंटर ऑफ मास। ये वो पॉइंट है जहां पे आप सारा के सारे मास को क्या मान सकते हो, कंसंट्रेटेड मान सकते हो, और फिर उसका जो मोशन होगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे एक पॉइंट मास पार्टिकल का होता है। क्या लॉजिक समझ में आ गया। अब पता चल गया ये कॉन्सेप्ट क्या हम यूज कर रहे हैं, किसके लिए यूज करते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे एक सिंपल सी कैलकुलेशन करवाता हूं आपको, मैं कहता हूं कि आपको एक रॉड दी है यूं और इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर, ठीक है, मास है m, लेंथ है l। ध्यान से देखना, मैं जो सॉल्व कर रहा हूं, अगर यहां से अगर मैं y डिस्टेंस ऊपर चला दूं, y डिस्टेंस ऊपर चला दूं, थोड़ा सा और जाऊंगा तो कितना जाऊंगा, इस सेक्शन का मास क्या होगा, जो किसके बराबर होगा, m/l into dy। m/l क्या आ गया, m/l क्या आ गया, मास पर यूनिट लेंथ आ गया। अब ये जो मास पर लेंथ आ गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी,
du होगी जो किसके बराबर होगी, dm g और हाइट कितनी इस मास की y। अगर मैं चल इस कितने से पार्ट का मास निकालेगा, कैसे निकालेगा, पूरी रॉड का मास पता है, लेंथ पता है, तो यूनिट लेंथ का मास निकाल लिया बाई और dy से मल्टीप्लाई कर दे तो dy लेंथ का मास आ गया। अभी भी नहीं बात समझ आगे। अब क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो u किसके बराबर आ जाएगा, क्या चीज कांस्टेंट जो बाहर आ जाएगी g, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा y into dm आ जाएगा। ध्यान से देखना, अभी तुम्हें पता है y dm की वैल्यू किसके बराबर है, m by l into dy। इसमें से क्या चीज बाहर आ जाएगी, g m by l बाहर आ जाएगी, और y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y स्क्वायर बाय 2। लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, 0 से l, तो ये क्या बन जाएगा l स्क्वायर बाय 2, एक l से एक l गायब हो गया, तो ये क्या आ जाएगा mgl by 2। अब ऐसा नहीं लग रहा है कि सारा का सारा ये करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh। तो ये कह रहा है कि ये जो l by 2 डिस्टेंस है ग्राउंड पे, आप इस सारे मास को l by 2 डिस्टेंस पे कंसंट्रेट कर सकते हो, हाँ या ना, और उसका आंसर वही आएगा जो पूरी रॉड की पोटेंशियल एनर्जी का है, हाँ या ना। तो ये जो कह रहे हैं ना mgh लिखते थे, अगर ये पॉइंट मास होता तो mgh लिखते, लेकिन अगर ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो आपका क्या हो रहा सॉल्व किया mgl by 2। इट मींस अब आप क्या मान रहे हो कि सारा का सारा मास कहां कंसंट्रेटेड है। एक चीज देखो, इस स्टेप से आगे आ जाओ, ठीक है, इस स्टेप से अगर मैं आगे आता हूं तो मैंने लिखा है u इक्वल टू g y इंटू dm। ये मैं बताओ किसी भी इक्वेशन को सेम चीज से मल्टीप्लाई करें और सेम चीज से डिवाइड करें, कोई फर्क पड़ता है क्या। तो मैंने क्या किया, इस चीज को, ये क्या चीज है जरा मुझे बता सकते हो, टोटल मास ऑफ द रॉड इंटीग्रेट करके dm 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 और m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ध्यान से देखो ये चीज क्या है, mgh, ये वो पॉइंट आ गया जहां पे सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड मान लिया, आया ना। तो ये तो है ना यार, mgh ही तो होता है ना, mg तो ही है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया ना चीज का, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर आएगा, y into dm अपॉन dm का इंटीग्रेशन। ऐसे x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर आएगा यार, अब तो एकदम लॉजिकली है, x into dm अपॉन dm का इंटीग्रेशन, और z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर आएगा, z into dm अपॉन dm का इंटीग्रेशन, है ना। ये फॉर्मूला लिख लो, ये तो पूरा भी लिख सकते हैं, du स्मॉल चेंज इन स्मॉल एनर्जी एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी ना, ये नहीं है जो डेफिनेशन बोले ना, center of mass is a point where both mass of the body is assumed to be concentrated, ऐसे सब कुछ वही है, हाँ वो सब लिखा हुआ है, इसको लिखो। फॉर्मूला है,
है हाँ क्या ये यार मैं कह रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं mgh हाँ यार mgh तो ये जो चीज है ये क्या है सेंटर ऑफ मास हुआ ना यार ये वो पॉइंट हो गया ना जहाँ पे सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा तो बस इसका मतलब y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का ये फार्मूला है x का ये है z का ये है ठीक है अभी इधर ध्यान पहले एक सिंपल बात समझ लो जब भी कोई चीज यूनिफॉर्म डेंसिटी की होगी कैसी होगी यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी और रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर है कैसा है रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर है तो उसका सेंटर ऑफ मास है ना उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा जैसे एक स्फीयर है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा उसकी ठीक है एक स्क्वायर शीट है स्क्वायर शीट इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा लॉजिक समझ में आ रहा है जैसे अगर मैं बोलता हूँ ये एक ट्रायंगुलर शीट है कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 x3 y3 सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे तो ये बात समझ में आ गई सेंटर पता चल गया कैसे क्यों है क्योंकि सिंपल बात है लिखो रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर विद यूनिफॉर्म डेंसिटी रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर with uniform density have their center of mass at their geometrical center मिटा दो ये तो लॉजिक समझ में आएगा Regular geometrical figures with uniform density
have their masses, have their center of mass at their geometrical center. देखो मैंने ऐसे लिखा ना, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये लिखा ना x into dm अपॉन dm का इंटीग्रेशन। ये जो है ये एक्चुअली कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट के लिए है। किसके लिए? कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, ये एक रॉड, आपसे एक चीज याद रखना, लैम्डा का मतलब होगा मास पर यूनिट लेंथ, सिग्मा का मतलब होगा मास पर यूनिट एरिया, और रो का मतलब क्या होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बात समझ में आ गई? इसको क्या बोलते हैं? लीनियर मास डेंसिटी। इसको क्या बोलोगे? एरिया मास डेंसिटी। और इसको क्या बोलोगे? वॉल्यूम मास डेंसिटी। सिंबल से आइडिया रहेगा, लैम्डा, सिग्मा एंड रो। है ना? अब मान लो ये जो रॉड है इसकी लेंथ तो है L और इसकी मास डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट इनटू L, लैम्डा नॉट इनटू L। और मैं ये मान के चलता हूँ ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये क्या हो गया आपका? ओरिजिन हो गया। हाँ यार, ये क्या हो गया आपका? ओरिजिन हो गया। ऐसे आगे आगे जाते जाओगे तो मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी बढ़ रही है घट रही है? सेम है यार, x पे डिपेंड करती है। लैम्डा नॉट कोई कांस्टेंट है, 1 पे रखोगे तो डेंसिटी क्या होगी? लैम्डा नॉट। 2 पे क्या होगी? 2 लैम्डा नॉट। 3 पे क्या होगी? 3 तो डेंसिटी बढ़ रही है। इट मींस जैसे जैसे आगे जाओगे आप ऐसे मान सकते हो ये अलग अलग मेटल से मिलकर बनी हुई होगी। अब मेरी बात समझ में आ गई क्या था? तो मास डेंसिटी चेंज हो सकती है ना, या नहीं हो सकती? हो सकती है। तो ऐसे बनाएंगे। इसका कैलकुलेट करना आपको सेंटर ऑफ मास। तो इसके लिए आप क्या करोगे? यहां से x डिस्टेंस से लो और थोड़ा सा और चलोगे तो dx से लो। इसका dm मास कितना होगा ये बताओ पहले। अब m है कहां पे? लैम्डा क्या चीज है? मास पर यूनिट लेंथ ही तो है ना। तो लैम्डा को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? ये कितनी लेंथ है? तो ये हो जाएगा लैम्डा इनटू dx, है ना। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला ये है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इसके बराबर हो जाएगा x इनटू dm अपॉन dm का इंटीग्रेशन। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? आपस में बात करने से बढ़िया इधर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरे को मत समझाओ, मैं समझा देंगे। x आ गया, dm भी है क्या और लैम्डा ही है क्या, लिख सकते हो। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मेरी बात समझ में आई? अब बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है इसमें? भाई गिवन है ना, जो गिवन चीज है वही लैम्डा की जगह पुट करती है, लैम्डा नॉट x या k नॉट इनटू x या अल्फा इनटू x, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो ये किसके बराबर आ गया? लैम्डा नॉट x इनटू अपॉन dm की जगह क्या लिखोगे? नॉट x इनटू dx। क्या चीज कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएगी? लैम्डा नॉट बाहर आ जाएगा पक्का। तो यहाँ पे देखो लैम्डा नॉट अगर बाहर आ जाएगा इसमें से, तो आपकी जो इक्वेशन बाहर निकालने के बाद में काटने को मैं एक स्टेप आगे लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा x स्क्वायर dx और यहाँ क्या आ जाएगा? x dx। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? 0 से लेके l तक। तो लिमिट पुट कर दोगे तुम, 0 से लेके l तक, 0 से लेके l तक। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? तो l क्यूब बाई 3 आ जाएगा। l क्यूब बाई 3 आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो l स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा?
एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। यूनिफॉर्म डेंसिटी होती तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब इसके अंदर ये कैसा मास है, कंटीन्यूअस मास है ना, तो कंटीन्यूअस मास को यूज करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या बात समझ में आ गई? एक और क्वेश्चन तुम करोगे, यार लैम्डा क्या, लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, तुम लैम्डा नॉट की जगह जैसे 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, हाँ ये लिख लो। तुम्हें बस एक और सॉल्व करना है जिसके अंदर लैम्डा की वैल्यू है अल्फा इनटू एक्स स्क्वायर। अब अल्फा क्या कांस्टेंट है, यहां पे हाँ 5x हो गया मान ली, तो लैम्डा हर पोजीशन पे लीनियर मास डेंसिटी अलग है, और क्या यही तो समझा। यार लैम्डा इज इक्वल टू लीनियर मास डेंसिटी, लैम्डा का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। अब वो वेरिएबल भी हो सकती है, जैसे स्पीड हमेशा कांस्टेंट तो नहीं होती, स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी हो सकती है, ऐसे लीनियर मास डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन भी हो सकती है। अर्शदीप अब समझ में आई बात? यूनिफॉर्म के लिए सेम होगा। फिर तो तुम्हें पता है L/2 भी आएगा, सॉल्व भी क्यों करोगे, तो रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर विद यूनिफॉर्म डेंसिटी हो गया है ना। आपको ये फॉर्मूला तभी यूज करना है, या तो यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है, दूसरा रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं है। अगर आपके पास मैकेनिज्म है सेंट्रॉइड निकालने का रेगुलर, तो आप फॉर्मूला मत लगाओ, वरना लगाना पड़ेगा। वो dx एलिमेंट का ही होगा। अच्छा, तेरे को किसी चीज की डेंसिटी दे रखी है, तो डीवी वॉल्यूम का मास कैसे निकालेगा, डेंसिटी इनटू उतना वॉल्यूम कर देगा, तो ये भी तो यही है, तेरे को लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है लैम्डा, तेरे से पूछा कि dx एलिमेंट का मास कितना होगा, तो यहाँ पे एक बात याद रखना, व्हाट इज दिस dm, थोड़ा सा मास कहाँ पे, नेक्स्ट पोजीशन पे, क्या इसका आंसर बता रहेगा, dm की वैल्यू लिख तो रखी है, वो तो उस टाइम में जब यूनिफॉर्म डेंसिटी है। तेरे को अभी तक यही बात नहीं समझ में आ रही, यूनिफॉर्म डेंसिटी का मतलब क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी, वेरिएबल का क्या मतलब है, वो तो समझ आती है। दूसरे का क्या आंसर है, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, स्क्वायर क्या आ जाएगा, l की पावर 4/4, l की पावर 3/3, ये क्या आ जाएगा। अब देखो अलग अलग टाइप से फैशन से अगर इसकी लीनियर मास डेंसिटी चेंज होगी, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पे तो चेंज हो रही है, आया ना, सेम ही टाइप का फिगर है, सेम ही रॉड है, सेम लेंथ, लेकिन एक बार क्या हो रही है, अब बताओ 1 पे डेंसिटी क्या होगी इस फॉर्मूले के हिसाब से, लैम्डा नॉट, 2 पे क्या होगी, लेकिन इसके हिसाब से क्या होगी, 1 पे क्या होगी अल्फा, 2 पे क्या होगी 4 अल्फा, अब अंतर नहीं आया, अब आगे बात समझ, तो आप सुनो, ये बताओ
अगर यही चीज एक्स सेंटर ऑफ मास ये नहीं बन जाएगा, मेरे को लगता है जब ये मास बहुत छोटा हो जाता है ना तभी ये साइन इंटीग्रेशन साइन होता है, सबमिशन साइन, आया ना। तो ये फॉर्मूला किसके लिए, डिस्क्रीट मासेस के लिए, किसके लिए, अब समझना क्या कर रहा हूं। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कर देगा yi mi अपॉन mi। एक्चुअली ये है क्या चीज, जैसे x सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है, m1 x1 m2 x2, इसका मतलब तो यही है ना, mi xi अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 इनटू mi। आया ना। अब देखो 2 kg 3 kg 5 kg, इसका कोऑर्डिनेट है 2,1, इसका कोऑर्डिनेट है 4,1, इसका कोऑर्डिनेट है 3,5। अब मैं ये कहता हूं इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करो, ये ओरिजिन है 0,0। तो ये x1 x2 क्या है, कोऑर्डिनेट है। x1 किसका कोऑर्डिनेट है, m1 मास का, x2 किसका कोऑर्डिनेट है, m2 मास का। तो जरा इसके x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करें, 2 into 2 3 into 4 5 into 3 नहीं है पास, डिवाइड बाय टोटल मास कितना आ गया 3.1। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। अब मेरे को बताओ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है इसका, 2 प्लस 3 प्लस डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गया 3.1, 3। अब क्या लॉजिक समझ में आ गया सब कुछ, सिंपल फार्मूला नहीं यार एकदम, हाँ है ना, लिख लो। तो अब देखो ये कैसा ऑब्जेक्ट है, डिस्क्रीट, तो डिस्क्रीट में ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे और कंटीन्यूअस में ऐसा। अब लॉजिक आ गया समझ में क्या कर रहा हूं, ऐसे फ्लो समझ में आ रहा है ना कि कैसे चल रहा है ये। समझ में आ रहा है ना।
अब देखो एक ही समझना, ये जो xi है ना, xi is center of mass of m1 mi। क्या ये बात समझ में आई? xi क्या चीज है? सेंटर ऑफ मास ऑफ mi। मतलब जो भी mi है उसका सेंटर ऑफ मास ही आएगा, जैसे m1 into x1। समझाता हूँ मैं। जैसे आपके पास ये एक रॉड है, एक रॉड ये और एक रॉड ये, इसका मास है 3 kg, इसका मास है 2 kg और इसका मास है 5 kg। इसके कोऑर्डिनेट है 3, 5, 1, 2 और 1, 4। इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करो। एक्सिस तो होंगे कहीं ना कहीं 0, 0। समझ में आ गई मेरी बात? इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करो। सिर्फ दिमाग लगाओ खुद का। मेरे को क्या था, क्या मानोगे? जब यूनिफॉर्म डेंसिटी वाली माने मैंने, अब दिमाग लगाओ। एक तरीका तो बता ही दिया मैंने तुम्हें। अरे बोल अरे कैसे और मान लेता वो मान दो मुझे तो एक होता वही x कोऑर्डिनेट x के हां वो क्या ये जाने को फिर 1 उधर से स्टार्ट करता तो ये तो नेगेटिव मानना पड़ेगा। वो तो आधा की फिजिकली वो है 1 2 जगह कैसे हो सकता है? वो x तो नहीं 1 2 जगह कैसे हो सकता है? नहीं निकालते मतलब क्या ऊपर वाला x है ग्राफ पर ही वही तो मैं बोल रहा हूं x है हां अरे मान लो कोऑर्डिनेट मान लो क्यों नहीं हो सकता पर निकाल वही वो परसेंट हां वही पॉइंट नीचे वाले कैसे रोटेट ये क्या टीवी अच्छा से फिर ओवर फॉलो मैंने बोल रहा हूं और ग्राफ पे निकालना 1,4 नॉट द आंसर नॉट इक्वल ये अगर y मानते हैं फिर y का मान ऐसा ही तो प्रॉब्लम हो जाएगी बस बड़े नाम से मतलब कैसे ये राइट वो तो नहीं कितने हो कितने चाहिए 45 और 90 नहीं बता नहीं दे पांड्या पांड्या वक्त पक्का पीछे 2 मैच वही बोल सही बोल पहले से
ऐसे भी नहीं होगी 2013 14 में 2 वर्ष मैंने हमें डाल दिया ये 2011 कैसे ड्रॉ कर ली ड्रॉ तब पाला थी डेली में बोल इसका मास एक ही मास पर दोनों को डिजिट में पहुंचा मास इतना पूरी तो नहीं इसके लिए अरे वो देखा काली सही है पाकिस्तानी क्या बारिश सॉन्ग है बारिश मैं इंडियन सॉन्ग है आज बारिश सोरन की टीम में बेटा विराट कोहली या बिल्कुल पसंद विराट कोहली आज ही मारना है आज तक की मारे फिर पक्का कैप्टन फील्डिंग का भाई इंडिया में से बात सही है हां हम लड़की की गोल होता मैं सोचता हूं नहीं क्लास में छोड़ना हां वेरी ऑडियन एलेक्स टेलर नेशनल टीम पे हां 3 किलो में वो जैसे मैं ऑनलाइन यूज कर देता था बस तुम्हारा आता है ना मैं भी अगर हमारी इसकी सुनाई दे रही थी जब बोल रहा था मैं व्हाट्सएप पे मैसेज में किसको एक बार ज्यादा हो गया 3 4 बार क्या इनको क्या इनको भी पता है हिसाब से बैठे हाय एकदम ऑफिस में आ रहे हैं तेरे भाई के वो ऑफिस के आया क्या अरे भाई मत देना ये पूछ रहा है कहता रात में उसी करते हो यार ये स्कूल में क्वेश्चन क्यों करते हो ये तो स्कूल में पढ़ते हैं जब ये हर ऑफिस की क्लास में छोड़ दे तेरा ही कर रहा है कहता है उसको बड़ा खेलना सामने सब्जी को सेंटर में से जीता नंबर ने और कुछ ऐसे ज्यादा रहता है ये 1, 2 फिर आंसर आएगा ये मैंने ऐसे बना दी मैंने थोड़ा कहा ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहीं ना कहीं होगी फिर y और पीस ऑफ y ऐसे कैसे सोचते हो तो बीच में भी तो हो सकती है ये भी तो हो सकती है सर आंसर में कैसे भी करते हैं तो ये हो तो फिर 1.5
इस रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? 2,7/2। इसका सेंटर ऑफ मास रॉड का, इसका सेंटर ही होगा। इसके दो कोऑर्डिनेट देते हैं, इसका सेंटर क्या आएगा? 1,3 और इसका क्या होगा? 9/2। हर एक का सेंटर ऑफ मास रेगुलर फिगर का फायदा है। तो x कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास किसके बराबर है? 6 + 4 + 5 डिवाइड बाय 10, 1.5 आ गया x कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास। एंड y कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा? 21/2 plus 18/2, that is 9, plus 15 divided by 10, 3.45। बस आ गए सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। अब मेरी बात समझ आ गई तुम्हें? ये क्या चीज है? सेंटर ऑफ मास किसका? इस एलिमेंट का। हाँ या ना? बात समझ में आई है नहीं? तो मैंने क्या कहा, इस रॉड का यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। पता नहीं तो ये तो पता ही होगा सेंटर निकालने का तरीका। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस। अब लॉजिक समझ में आ गया? एरिन उस पे कर, पोस्ट को कर मैसेज। क्या क्या लॉजिक लगाया एरिन? अनम्यूट कर रहा हूं, बताना क्या लॉजिक लगाया तूने? हाँ एरिन बोल बेटा। सर मैंने M1 और M2 ये M1 और M2 को ऐड किया, फिर उसमें यही x सेंटर ऑफ मास अप्लाई किया। मतलब x1 जो है ना वहाँ पे 3, तो M1 + M2 किया, फिर उसको x1 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस करके मैंने किया 5 M3 + M1 × 1 किया, फिर उसके बाद मैंने प्लस किया M3 + M2 × 1 किया, फिर ऐसे डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi किया मैंने। फिर उससे मेरा सेम ही आंसर आया 1.5 x सेंटर ऑफ मास, और y का भी ऐसे ही मैंने किया। वो गड़बड़ वो आ गया, ठीक है। लॉजिक यही है, सेंटर ऑफ मास निकाल हर एक चीज का। तू एक चीज बस चेक कर लेना कि जो तूने कैलकुलेशन की है कहीं वो वही तो नहीं बन रही। x जैसे तूने किया m1 × x1 + x2 डिवाइड बाय 2 ही तो नहीं कर दिया कहीं ना कहीं, क्योंकि पूरी इक्वेशन में से 2 गायब हो जाएगा। मैंने ये किया, देखो मैंने जैसे M1 + M3 किया, और उसको मैंने जैसे आपने पहले करवाया था ना उसमें नहीं कर सकते। नहीं फिर कर लॉजिक सकते। क्या है इसका करने का? लॉजिक क्या है? नहीं, पिछले में आपने लिखवाया कि एक कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया, फिर उससे आपने 2 kg नीचे लिखवाया, जैसे 5 kg, तो उनका आपने ये बताया मास, तो मैंने सोचा वो कि तो ऐसे पॉइंट भी हो मास सकता ना है। यार, वो तो पॉइंट मास थे। हाँ तो ये पॉइंट मास थोड़ी है, ये तो पूरे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, अच्छा, ठीक है है, ना? ठीक है। ओके हाँ तो बेटा ये वाला तो लगाएगा तो पहले इसका सेंटर मास यही तो आएगा। इस पूरे के लिए तू बता कैसे लगाएगा एलिमेंट? पहले के लिए x कोऑर्डिनेट, फिर उसके लिए वापस y कोऑर्डिनेट। तो बेटा वही तो आएगा, इसका आएगा फिर इसका आएगा फिर इसका आएगा, तभी तो ऐड करेगा। तो हम मतलब डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। वो वैसे कर ही नहीं पाएगा, कंप्यूटर लगाना पड़ेगा कैलकुलेशन करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कोई भी एलिमेंट मान के कर लो, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें, देखना। हाँ भाई दादा, अब सुनो,
ये मान लो ये मास है 3 kg, ये भी मास है 3 kg। ये बताओ सेंटर ऑफ मास कौन से रीजन में लाई करेगा? ये सेंटर लाइन है, फर्स्ट में, सेकंड में या लाइन पे? लाइन पे लाई करेगा। अगर मैं इस मास को कर दूं 2 kg, अब कौन से रीजन में लाई करेगा? फर्स्ट में, क्योंकि तुम सोचो अगर मैं इसको 0 कर दूं तो सारा का सारा सेंटर ऑफ मास यही आ जाएगा, इसको 0 कर दूं, है ना? तो एक बात पक्की, कुछ ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें कि सेंटर ऑफ मास कौन से पॉइंट, कौन से मास के पास में हो जाता है? ठीक है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो सकता है क्या तुम्हें? तो सेंटर ऑफ मास हमेशा किस, कौन सी लाइन पे मिलेगा? दो ऑब्जेक्ट, दोनों की लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग मिलेगा। सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू मासेस, है ना? अब सुनो, ये मान लो मास है m2, ये मास है m1, और ये मान लो कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसी को ओरिजिन मान लो, ये y एक्सिस मान लो, ये क्या मान लो, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। ये डिस्टेंस में मान लेता हूं r1, ये डिस्टेंस में मान लेता हूं r2। कोई प्रॉब्लम इसका? आया ना? सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू मासेस। आई बात समझ? अब देखो इसका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? m1 इनटू, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x है r1 प्लस m2 इनटू r2 या माइनस r2? आप क्या प्रूव करते हो? m1 x1, x1 क्या चीज होती है? m1 मास की पोजीशन का कोऑर्डिनेट होता है, नहीं कि डिस्टेंस होता है। आप समझ में आ गई बात? अब इससे एक चीज और पता चल गई है तुम्हें, क्या? ये x1 x2 x3 क्या है? डिस्टेंस है या कोऑर्डिनेट्स है? डिस्टेंस नहीं, कोऑर्डिनेट्स है ना? तो अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी तो ये नेगेटिव ही होगी, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस r। ये लिखोगे ना? कोई डाउट इसमें? डिवाइडेड बाय m1 प्लस, ये क्या चीज है? अगर ओरिजिन ये सेंटर ऑफ मास 0 है यार, ओरिजिन सेंटर ऑफ मास की ओरिजिन मान लिया जाए तो 0 ही होगा। ये इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब यहां से देखो ये क्या आएगा? m1 r1 इक्वल टू m2 r2 हो जाएगा। तो r1 बाय r2 क्या आएगा? m2 बाय m1। अब इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लो ये डिस्टेंस है L, सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? 3 के पास में होगा या 2 के ज्यादा पास होगा? 3 के पास होगा। इस डिस्टेंस का और इस डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस, दैट इज ये लेंथ और ये लेंथ इस रेशियो में होगी। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? 2/5 into L। यार रेशियो तो कर रहा हूं, इस टोटल लेंथ को 2:3 रेशियो में तोड़ा है, तो इसके टोटल टुकड़े कितने कर दो? 5। 5 में से 2 टुकड़े इसके आया ना, तो 2/5 into L टोटल को बांट दिया, दैट इज L/5। L के 5 टुकड़े कर दिए, ये एक्चुअली ऐसा था, L/5 5 टुकड़े कर दिए, और 5 में से 2 टुकड़े किसके पास है? इसके पास है। ऐसे होता है। 5 में से 3 टुकड़े इसके पास है। अभी भी नहीं बात समझ पक्का? ये लॉजिक समझ में आ गया? तो अगर ये बात बताओ, मैं अगर ये कहूं तुम्हें कि ये मास है 4 kg, ये मास है 6 kg, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 20 मीटर, x
4 kg से सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है बताओ? पहले बताओ रेशियो क्या होगा? 3:2 इनवर्स रेशियो ना। ये 6 kg है तो ये दूरी ज्यादा होगी क्योंकि 6 के पास होना चाहिए। ये 2 kg है तो ये दूरी कम होनी चाहिए। हाँ है ना? अभी भी नहीं बात समझ। फिर भी यार इस चीज को तो देखते ही। अब मैं बोलूं ये डिस्टेंस कितनी, ये डिस्टेंस पूछिए तो 3 इंटू 20 के कितने टुकड़े कर दो, दोनों का सम कर दो, 5 टुकड़े कर दो, कितना आ जाएगा? 12 यूनिट 12 मीटर आ जाएगा। हाँ है ना? ये डिस्टेंस आ जाएगा। क्या ये डिस्टेंस आ जाएगा? क्या लॉजिक समझ में आ गया ना बेटा? सेंटर ऑफ मास 3 kg 2 kg का सेंटर पे नहीं होगा। ऐसे तो 2 kg को तुम जीरो करते रहो, फिर सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। ये नहीं है। अरे भाई डेफिनेशन है। लिखो एक चीज लिखो, मैं कहता हूँ एक स्टेटमेंट लिखो। सेंटर ऑफ मास always lies on the line joining the two masses. Center of mass always lies on the line joining the two masses. Center of mass always lies on the line joining the two masses. Next line. Center of mass divides the line joining the two masses. Center of mass divides the line joining the two masses. Center of mass divides the line joining the two masses in inverse ratio of their masses. In inverse ratio of their masses. बस बाकी भी लिख लो ताकि याद रहे। लॉजिक तो समझ में आ गया ना अच्छी तरह से? इसमें 6/4 है M2 तो 6/4 क्या है? 2/3 हाँ तो बस यही लिख रहा है तो इनवर्स ही है। पहले सोच लिया क्या हो रहा है। हटा दो ये हटा दो। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर साइड की लेंथ L है, ये ओरिजिन है 0,0।
दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। सेंटर ऑफ मास निकालो इसका, क्या आएगा? इधर ध्यान दो, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक तो इसका मास कहाँ आएगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इन दोनों का मास यहाँ पे इकट्ठा मान सकते हो, कितना हो जाएगा 4m, ये तो m मास ही है, इन दोनों का मास इस लाइन जाने पे होना चाहिए, तो x कोऑर्डिनेट तो आ गया l/2, यार ऊपर वाले का दोनों का ये आ गया, ये तो यहाँ पे है, तो इन दोनों की लाइन जॉइनिंग पे आएगा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है ना, तो इसका मतलब ये कर सकते हो कुछ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकाल लो, फिर दूसरे के साथ उसके साथ कंबाइन करके निकाल लो, तो x कोऑर्डिनेट का आ गया इसका l/2, ये हाइट कितनी होगी, ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये हाइट कितनी होगी l cos 30 दैट इज l रूट 3/2, ये हाइट हो गई l रूट 3/2, जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इन दोनों की लाइन जॉइनिंग को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 4:1 ऊपर आएगा कुछ है ना, इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस ना, ये क्या आएगा 4:1 आएगा, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये वाली 4/5 आया ना, तो कितना आ जाएगा सर 2l रूट 3/5। अब थोड़ा ऐसे दिमाग लगा के ऐसे कोऑर्डिनेट निकालते रहे, आया ना, इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, फोर बाई फाइव, भाई एक मास m है, एक मास 4m है, तो अभी तो सिखाया कि इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस के अंदर डिवाइड करना चाहिए, ये 4m है, ये m है, तो ये डिस्टेंस 4 टाइम्स होगी और ये डिस्टेंस क्या होगी 1 टाइम होगी, l/2 कैसे किया, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, इन दोनों का मत सोचना वरना गड़बड़ होगी, तो जैसे बोलते क्लेवरनेस भी चाहिए साथ में, आएगा तो क्लेवर भी बनो यार, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास यही पे आ गया, यही आ गया, तो इसकी पोजीशन क्या होगी l/2 l/2, इसका सेंटर ऑफ मास बताइए, ओरिजिन है 0,0, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट, कॉमन सेंस,
ए लाइन हाँ ए लेंथ एक साइड की, रेगुलर गन नहीं हेक्सा। ए बिल्कुल थोड़ी बहुत क्लियर बने। देखो इन दोनों का सेंटर वहां से आएगा, इन दोनों का सेंटर वहां से आएगा और इन दोनों का सेंटर वहां से आएगा। और ध्यान से देखोगे ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ, तो ये सेंटर वहां से तो a 0 आ गया है ना। बस नहीं कोऑर्डिनेट मत कैलकुलेट करने लग जाना, ये रेखा का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने लग जाओ तो मजबूरी हो तो करो, वरना तो। और वैसे ऐसे आइडिया लग जाता है ना फिर कमाल। अब बताओ एक चीज लिखो, center of mass always lies on the symmetric axis. Center of mass always lies on the symmetric axis. Center of mass always lies on the symmetric axis. Center of mass always lies on the symmetric axis. जैसे एक रॉड ये और एक रॉड ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 0,0 मास m लेंथ l, मास m लेंथ l, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बताओ। गलत गलत, ये एक सिमेट्रिक एक्सिस दिखाई दे रही है, जैसे इधर है वैसे इधर है, तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे हो रहती है। जहां पे भी दो सिमेट्रिक एक्सिस इंटरसेक्ट करती है वही क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। एक डिस्क मान लो, एक सिमेट्रिक एक्सिस ये है, जैसा इधर वैसे इधर, एक सिमेट्रिक एक्सिस ऐसे, तो दोनों का इंटरसेक्ट कर रही हो, दैट इज द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। जब मैं कहता हूं सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे क्यों होना चाहिए और इस लाइन पे क्यों होना चाहिए, तो बेचारा कहां होगा, इसी पॉइंट पे होगा, है ना। तो सुन लो, इस लाइन पे होगा, किसने कहा 0 होगा, सिमेट्रिक लाइन है ना, है ना। क्या कहा मैंने, सिमेट्रिक लाइन के ऊपर है ना, तो तुम क्यों कह रही है दूसरी सिमेट्रिक लाइन कहां बनी है तुमसे, तो जब नहीं बनती है तो दूसरा लॉजिक लगा, इसका सेंटर वहां से आएगा, इसका सेंटर वहां से सेंटर पे आएगा, और जो इस सिस्टम का सेंटर वहां से इस लाइन जॉइनिंग पे होना चाहिए, अभी भी तो सिखाया था थोड़ी देर पहले, दो मासेस हैं उनका सेंटर मास का होगा, उनकी लाइन जॉइनिंग पे, तो इसका सेंटर मास यहाँ पे, इसका सेंटर मास यहाँ पे, और लाइन जॉइनिंग पे थोड़ी देर पहले तो ये क्या था 2m को ही दिया 4m कर दिया और फिर निकाल दिया, तब सेंटर मास का होना चाहिए, याद रखिए। ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो याद है डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास। इनफिनाइट होंगे, किन्हीं भी दो को कर लो, किन्हीं भी दो को बना लो, इंटरसेक्ट करेंगे, वो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट होगा। अर्शदीप आगे बात समझ, तो वैसे भी कर सकते थे, इसका कोऑर्डिनेट पता है ना तुम्हें, इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो,
L/2 comma 0, 0 comma L/2, this into total mass. Answer. समझ गए? बढ़िया नहीं? अब देखो करो सॉल्व, ये तो तुमने कहा कर दिया सॉल्व। एक सॉलिड कौन है? इसका सेंटर ऑफ मास निकाल, ठीक है? तो सेंटर ऑफ मास निकालता हूं, ये है आपके पास सॉलिड। जब भी सॉलिड कोन बनाओगे ना, सॉलिड कोन है, एक एक्स एक्सिस यूज करनी है, एक वाई एक्सिस यूज करनी पड़ेगी। तो एक काम तो हमेशा कर लो, एक तो सिमेट्रिक एक्सिस को चूज कर लो। उसका एक फायदा, पूछो क्या? एक कोऑर्डिनेट सॉल्व करना। जैसे मान लो एक एक्सिस को ये चूज कर ली और एक ये चूज कर ली, ये एक्स है और ये क्या होगी? वाई। अब तुम्हें पता है सेंटर ऑफ मास किसी लाइन पे करना चाहिए, सिमेट्रिक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? सेंटर ऑफ मास का 0। सॉल्व करना पड़ेगा। अब तो मान लो ऐसे फालतू टाइप का दिमाग लगा के तुम यहाँ मान, अब देखो आपको एक्स भी सॉल्व करना पड़ेगा और वाई। तो लाइफ को हार्ड क्यों बनाना है, आसान बनाते। तो हमेशा एक एक्सिस कैसे चूज करनी है? और एक सिमेट्रिक एक्सिस चूज करनी है ना, उससे एक तो कोऑर्डिनेट सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। अब देखो इसकी डेंसिटी है रो का मतलब समझते क्या? मास पर यहाँ से अगर मान लो तुम वाई डिस्टेंस ऊपर आओगे तो थोड़ा सा ऊपर आओगे तो कितना ऊपर आओगे? dy और dx के साथ तो ये ऐसा एलिमेंट मिलेगा। इसकी रेडियस कैपिटल है, ये हाइट है कैपिटल है कोन की, है ना? इसकी रेडियस आ जाएगी स्मॉल आर। मेरे को इस कितने से का वॉल्यूम निकाल के बता सकते हो भाई? एक ऐसे का फ्रस्टम सा काट दोगे छोटा सा, प्लेट की तरह कटेगा, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो? पाई आर स्क्वायर इनटू dy, एरिया इनटू हाइट। अरे यार इसको काट दो, इस प्लेट को काट दो, क्या बनेगा? बेस एरिया क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है? dy, तो dv वॉल्यूम नहीं आ जाएगा इसका? पक्का? अरे भाई पक्का आ जाएगा ना? तो कितना आ जाएगा इसका वॉल्यूम? dv वॉल्यूम कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर इनटू dy। क्या लॉजिक समझ में आ गया? पक्का? अब कितनी बार पक्का करेंगे भाई है? तो dm मास किसके बराबर आ गया? रो इनटू dv। ये जो डिस्क होगी इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? दूसरा भी लॉजिक लगा लिया सही। अगर तुम यहां से करते तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, कोऑर्डिनेट रो मानने पड़ता है। अब देखो तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर होता है? y into dm अपॉन dm का इंटीग्रेशन। अब क्या बनेगा? चलो यही कर देते हैं, y तो लिखी थी और dm की जगह क्या लिखूंगा? पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू रो अपॉन रो पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई। क्या क्या चीज कांस्टेंट है जो बाहर निकल के कट जाती है? रो और पाई कट जाएगा, है ना? अभी मत काट देना, बाहर निकल के काटने वाले ऐसे काट दे तुम्हारे लिए नहीं है बात मुझे, ऐसे कैंसिल नहीं होंगे। अब देखो क्या आएगा, आर स्क्वायर वेरिएबल नहीं है,
हर जगह आर अलग अलग नहीं है, तो इंटीग्रेशन के बाहर निकाल नहीं सकते, काट नहीं सकते, फिर तो क्या करते dy dy भी काट दे, इंटीग्रेशन साइन को भी काट दे, हाँ या ना, घर की खेती है फिर तो क्या है, सुनो मेरे को मेरे एक दोस्त की याद आ गई, बतानी पड़ेगी बात, अच्छी बात है। ये सिमिलर ट्रायंगल r upon r should be equal to this height upon total height, आ गया, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, h minus y into r upon, इसको अंदर वैल्यू पुट करते हैं, y क्या आ जाएगा, h minus y का होल स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन h का स्क्वायर इनटू dy बाई h minus y का होल स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन इनटू dy, क्या क्या चीज कांस्टेंट जो बाहर निकल देखो, r स्क्वायर h स्क्वायर, कैसे मैं डायरेक्ट काट रहा हूं लेकिन बाहर निकाल के काटना पहले बता दीजिए, मैं यार कल को मेरे को कल्प्रिट बना दो, मैं वो लिखूंगा नहीं, जो काटने वाला सिस्टम है इसके अंदर, सीधा इसकी मसाल पे जाके पहुंचा देता हूं। लिमिट कहां से कहां तक चाहिए, 0 से लेके, इसको जब तुम सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा h/4, ये लास्ट वाला तुम इंटीग्रेट कर लेना, कर सकते हो ना, h minus y का होल स्क्वायर क्या होगा, h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2hy, हाँ भाई a प्लस b का होल स्क्वायर, वही फार्मूला है h minus y का और h प्लस y का, और फिर कर दो तुम इसको सॉल्व और ये आ जाएगा आंसर। अब तुम्हें काम करना होगा, पता है क्या, मैं इससे बहुत ज्यादा डेरिवेशन कराऊंगा नहीं, ठीक है, घर पे जाना और HCV उठाना और उसमें रीडिंग लगानी सबके सेंटरों में से याद कर लेना कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, डिराइव करने की कोशिश करना, एलिमेंट समझ में आएगा, एक सिमेट्रिक एक्सिस और एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, तो आप वो सॉल्व करो, जहां जहां फंसोगे दिस इज डेरिवेशन में तुम्हें डाउट आ जाएगा ये स्टेप कैसे हो गया, वो मैं तुम्हें बता दूंगा, एक आधा का पूछ लेंगे, ऐसे कौन का पूछ लेंगे, ज्यादा नहीं पूछ, फॉर्मूले यूज करके आते जनरली, लर्न नहीं करनी, समझनी है, लर्न तो कर ही लोगे, समझ जाओगे, लर्न कर लो तो बढ़िया, क्या है, एक छोटा सा एलिमेंट ही तो मानना है, 3-4 बार करोगे तो ऐसे अपने आप ही लर्न हो जाएगा। आज का लेक्चर समझ में आया सबको, ये सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व करूं लास्ट वाला इंटीग्रेशन, कर लोगे सॉल्व, ओके